क्या हो गया? रोना नहीं है, रोना नहीं है, किस लिए? इतने दिन बाद हम मिले, मुझ तो होगी। कई बात एक एक दिन के लिए तड़पते थे, एक एक दिन के लिए। हौसला है बुलंद शेर हमारा। हाँ, कोई चक्कर नहीं है। प्रसाद है अमरनाथ जी का जी, मैं तो स्पेशल हुआ था ये आज। थोड़ा खिला दो, थोड़ा सा खाएं। कोई नहीं। हो ठीक हो आप? बढ़िया जी, आप कैसे हो अभी? आज अभी क्या हाल है? ठीक है। स्वागत है सर जी आपका। हमने तो बहुत मेहनत की। ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है ना, मेरे कोई दोस्त हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। कोई नहीं सर, हिम्मत रखो सर जी। मैं जो भी सबको बोलूँगा, गब्बर इज बैक, डबल बैटरी विद डबल बैटरी। दिवाली में श्री राम जी आ गए हैं। हाँ सही बात है सर जी, हमारे लिए तो श्री राम जी आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुँह मिठा करो। बस आप करो, मैंने काफ़ी कर लिया। 6 महीने 6 दिन किसी की भी लाइफ में बहुत बड़ा टर्म होता है। अगर कोई आदमी 100 साल जिए तो उसने अपना आधा % जो ज़िंदगी थी वो जेल में बिता दी। तो आजकल तो एवरेज एज 50 साल है, तो एक किस्म से मैं 1% अपनी उम्र जेल में बिताया आया हूँ। 6 महीने 6 दिन का जो संघर्ष था, जिस तरह से करनाल का बच्चा बच्चा जानता है, बड़े बुजुर्ग सब लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे परिवार के सब लोग संपर्क में थे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का, उसने किस तरह से गलत पहले एक मामला दर्ज किया छेड़छाड़ का कि आपने तहसीलदार के साथ छेड़छाड़ की है। दुनिया को पता था क्या सच है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मामला नारनौल के अंदर जो 2019 में रजिस्टर्ड हुआ था, 2 बार उसकी इंक्वायरी हुई, हाई कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी करवाई थी, उसको झूठा मामला बताकर कैंसिल कर दिया गया था। 2023 में 8 मई को मेरी गिरफ्तारी हुई, 16 तारीख को वही मामला दोबारा खोलकर उसमें मुझे अरेस्ट कर लिया। मेरी वाइफ के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ नारनौल के अंदर एक FIR झूठी दर्ज करवा दी। उसके बाद जब मेरी हाई कोर्ट में पहली डेट लगी हुई थी 7 जुलाई की, 7 जुलाई को मेरी बेल ना हो पाए हाई कोर्ट से, इसलिए करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने साजिश रचकर, मैं इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहूँगा, जिसको संगठित अपराध कहते हैं, एक झूठा मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर दिया। जब मुझे उस मामले में पता लगा, मेरा मन बहुत टूटा कि पॉक्सो मतलब यानी किसी बच्चे का सहारा लेकर एक फर्जी मामला दर्ज किया है। और पॉक्सो का, क्योंकि वहाँ पे एक बैरक थी 16 और 17 नंबर, उसमें पॉक्सो के बहुत लोग थे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो मुझे बताया कि किसी की भी पॉक्सो में 1.5 साल 2 साल से पहले बेल नहीं होती, चाहे मामला झूठा हो चाहे मामला सच्चा हो। तो उस बात से मेरा परिवार, मैं और शायद करनाल के लोग भी काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि 1.5-2 साल जेल में एक ऐसे आदमी के लिए बिताना जिसने कोई क्राइम नहीं किया बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसने मेरे तीनों मामलों में मुझे बेल दी, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के जो दांव पेच उन्होंने चलाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी कि आकर्षण उपल किसी भी तरीके से बाहर ना आ पाए। मुझे तो ये भी बताया गया था कि पॉक्सो से पहले इनकी प्लानिंग थी कि ये रेप का मामला दर्ज करने वाले थे, लेकिन इनको शायद कोई ऐसा शिकायतकर्ता नहीं मिला जो इन्होंने पॉक्सो का केस दर्ज किया। और पॉक्सो के केस में भी मैं कहना चाहूँगा, करनाल में इन्होंने कम से कम 14-15 लोगों को अपने पास बुलाया कि आप कंप्लेंट कर दो, आप कंप्लेंट कर दो। मैं करनाल के लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। एक भी शख्स ने करनाल से FIR दर्ज करवाने के लिए हाँ नहीं भरी। उसके बाद इन्होंने कैथल के एक आदमी को पकड़ा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक इंग्लिश में FIR कटवाई गई, हिंदी में उसके अनपढ़ जैसे साइन थे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं है वो, जिसकी शिकायत पर वो FIR दर्ज करवाई है, जो आज तक कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसके गांव में भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो शायद पता नहीं वो आदमी है भी है या नहीं है। और एक फर्जी मामला दर्ज करके कोर्ट के सामने जब हमने उसको पूरी, जो हमारे RS चीमा जी हैं, देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, शायद वो ऐसे केस लेते भी नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि एक पत्रकार के साथ, जिसने जनता की आवाज़ उठाई, लोगों की आवाज़ उठाई, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की मदद की, जिसने
कोशिश की कि किसी के साथ गलत ना हो, जिसने लोगों की न्याय की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ा, जिसने लोगों का इलाज करवाया, जिसने लोगों के घरों की छत डलवाई, बच्चों की लड़कियों की शादियां करवाई, उन्होंने मेरे पूरे केस को देखने के बाद मेरे तीनों केस लिए। तीनों केस में एक एक कर मुझे बेल भी हाई कोर्ट से मिली और मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे तरीके से मामले को समझकर सरकारी जो अधिवक्ता थे या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लोग आते थे उन्हें फटकार भी लगाई कि ये किस तरह के मामले हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें एक शख्स ने एक बच्चे की, गरीब परिवार की मदद की है। उस मामले में भी आपने पॉक्सो की एफआईआर दर्ज किया, ना कोई 164 के बयान है, ना कोई बच्चा सामने है, ना किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। एक 6 साल के बच्चे का सहारा लेकर पॉक्सो का मामला दर्ज करना, मुझे लगता है उन लोगों की आत्मा, वो लोग इतने गिर चुके हैं, उन लोगों के लिए भगवान नाम का कोई वर्ड नहीं है। और आपने देखा कि जिस शख्स को मेरे मामले में आईओ लगाया गया था, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातन धर्म पूजता है, उनको गालियां दी उन्होंने और उसके बाद उनको लाइन हाजिर किया और शायद सस्पेंड कर दिया बाद में, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जो मुझे बताया गया। जो भगवान को गाली दे सकता है उसके लिए का कर्षण उपल क्या है, वो तो किसी के ऊपर कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही वो अधिकारी थे, ऐसे ही वो जांच अधिकारी थे, आईओएस थे। मैं इस लड़ाई को यहां खत्म करने वाला नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि इस तरह से मैं इस लड़ाई को वहां तक लड़ पाया, लेकिन मेरे जैसे न जाने कितने लोग मैंने जेलों के अंदर देखे जो पुलिस की ज्यादती का शिकार है, गलत तरीके से उनको मामलों में फंसाया गया, उनको वकील की प्रॉपर सहायता नहीं मिल पाती। कोई इतना गरीब है कि उसके घर पे यही नहीं पता कि वो बच्चा अरेस्ट हो चुका है उनका। एक व्यक्ति जिसको चोरी के एक मामले में कभी पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके ऊपर 150, 200 मामले दर्ज करके उसको अंदर करवा दिया। और कई लोग ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट से 250 मामलों में एक साथ बेल मिली, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा माना कि एक आदमी 250 चोरियां एक साल में नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे केसेस है। तो मेरा केस तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, मेरे ऊपर सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज थी। 6 महीने 6 दिन मेरे जेल के अंदर निकले। मुझसे ज्यादा करनाल के लोग शायद प्रताड़ित हुए, मुझसे ज्यादा मेरा परिवार जिसने इस पूरे मामले को सहा। करनाल से नरेंद्र सिंह चीमा जी, जिन्होंने हर केस को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रखा, आरएस चीमा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नरेश बराना जी, प्रितपाल सिंह पन्नू जी, जेपी शेखपुरा जी मेरे साथ खड़े हैं, नीटू मान जी हैं, तमाम जितने भी लोग थे जिन्होंने पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे मेरी सहायता की। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस वजह से प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे थे। किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, किसी को नगर निगम का नोटिस दे दिया, किसी को फायर ब्रिगेड का नोटिस दे दिया, मेरे ऑफिस को इस तरह से सील कर दिया जैसे मैंने कोई एंटी टेररिस्ट गतिविधियां कर दी हैं। तो इस तरह से ऐसे लग रहा था यार, क्या जो इमरजेंसी का टाइम था उससे ज़्यादा बुरा टाइम आ चुका है। लेकिन नहीं, क्योंकि जब मुझे लगता है कि अब मैं ये पूरे का पूरा मामला जब मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, अपनी बात को अपने तरीके से रखूंगा, सबूतों के साथ रखूंगा, ये बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ने ज्यादती की, ज्यादती नहीं की, मैं इसे पाप कहूंगा, क्योंकि पाप की मैंने गीता अंदर पढ़ी जेल में रहते हुए, पाप के लिए वहां पर भी कोई माफ़ी नहीं है। अगर आप गीता पढ़ेंगे और उसमें ये बात लिखी है कि अगर आपके परिवार के ऊपर कोई हमला करता है तो आपको उस लड़ाई को लड़ने का, उस लड़ाई को जीतने का, अर्जुन को जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया उसमें ऐसा लिखा है कि आपको वो लड़ाई लड़ने का हक है और इस लड़ाई को आप कहीं तक भी लेके जाओ। तो मैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जहां से लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन वहां की लड़ाई बहुत महंगी है, हर शख्स वहां तक नहीं जा सकता। जो नीचे की जुडिशरी है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको भी ये बताना चाहिए कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे मामले भी नहीं, कुछ गरीब लोग हैं जो हाई कोर्टों तक नहीं जा सकते, उनके मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है। चलिए, अंदर आप थे तो दिक्कत देखिए, 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। 6 महीने 6 दिन मैंने बिताए, 186 दिन टोटल, रोज का एक एक दिन गिनता था। मुझे तो ऐसा लगता था मैं 1-1.5 साल से पहले बेल मेरी नहीं होगी। सब मुझे ये कहते थे बस कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। वो हिम्मत को मजबूत तो ऐसा था, मान लिया था कि भी 1-1.5 साल अभी अंदर रहना है। जब लोग मुझे कहते थे भाई साहब भगत सिंह इतना टाइम रहा, भाई साहब मनोहर लाल खट्टर जी भी इमरजेंसी के टाइम में शायद रहे हैं, भाई साहब नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं, तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी तक जेल में जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में, बड़े बड़े लीडर जा सकते हो, मेरी तो देखो ना तो मैं लीडर था, ना मैंने कोई ऐसा पाप किया था, ना मैंने कोई ऐसी गलती की थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लड़ाई थी, अगर लोगों की लड़ाई, लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जेलों में जाना पड़ता है तो पहले से पता था, मैं अक्सर बोलता रहता था। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे त्यौहार निकल चुके हैं दुशहरे समय, तो आपको भी
करनाल के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उनको उन त्योहारों की बधाई। चक्की में भी आपको रखा गया? 2 महीने मेरे को चक्की के अंदर रखा गया था। चक्की के अंदर रखने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई चक्की लगी हुई है, पीसनी पड़ती है जैसे फिल्मों में आप देखते हो, लेकिन चक्की का मतलब ये है कि जेल के अंदर जेल। चक्की का मतलब ये है कि आप किसी को देख नहीं सकते, आप किसी को मिल नहीं सकते, आप अपना खाना नहीं बना सकते दूसरी बैरकों की तरह, आप बाहर नहीं जा सकते वहाँ से। आपको बाहर एक ही 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक आसमान और एक सूरज, इसके अलावा आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों के साथ मुझे बंद किया गया वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, कश्मीरी टेररिस्ट थे, उनमें चीनी भी थे, कुछ लोग गैंगस्टर भी थे उनमें, उन लोगों के साथ मुझे रखा गया। लेकिन जब उन लोगों को भी पता लगा कि जो शख्स आया वो एक पत्रकार है और उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, तो मुझे उनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। हालांकि पहले मुझे लग रहा था कि शायद जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन मुझे बाद में ये पता लगा कि ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि इसको चक्की के अंदर रखना है। 2 महीने मैं चक्की के अंदर रहा, उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी बैरकों के अंदर जैसे जहाँ पे सब लोग थे। 2 महीने मैंने कोई खाना नहीं खाया। 2 महीने यानी पानी पीने के लिए आपको टॉयलेट में से पानी निकाल कर पीना पड़े, तो आप सोचिए कि वो पानी आपको पीना पड़ता था। लेकिन जब मैंने वहाँ के जेल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि मैं ये पानी नहीं पीऊँगा, तो उन्होंने मुझे कम से कम बाहर का पानी अलाउ कर दिया था कि ठीक है आपको पानी बाहर से मिल जाएगा, लेकिन खाना जो सबको जेल में मिलता था वही था, और मैं उस खाने को नहीं खाता था। 2 महीने तक मैंने कोई खाना नहीं खाया। मैं दूध पीकर, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीता था, बिस्किट खा लेता था। ये पीकर मैंने अपने 2 महीने वहाँ पर निकाले, और उसके बाद अब मैं जब जेल में था तो एक ही टाइम खाना खाता था। आपको क्या लग रहा है कि सजा किस चीज की मिली है आपको? सच बोलने की सज़ा। मेरे पीछे कृष्ण खड़ा हुआ है, 14 लाख रुपए इसके लिए इकट्ठे करवाए थे। मेरे ऊपर 5-5 हज़ार रुपये की ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे। मेरे परिवार को लोगों ने लाखों रुपए की ऑफ़र दी कि आपका पैसा खर्च हो रहा होगा, वकीलों की फ़ीस देनी होगी। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। जब अगर मैंने कोई गलती की थी तो वो लड़ाई मुझे लड़नी थी, वो पैसा मुझे ही खर्च करना था। तो मैंने अपना ऑफिस सील करवा लिया लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते। मैंने उस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपना जो प्रोफेशन था IBN24 के जो मेरे पेजेस थे उनको हैक कर लिया गया है। मैं अभी इसको भी देखता हूँ कि किस तरह से कैसे ये सब कुछ हुआ है। जिन लोगों ने भी इसके अंदर गलत किया है, मैं उन्हें पहले एक बार मिल के सारी चीज़ ये बता दूंगा कि जो कुछ आप कर चुके हो वो कर चुके हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ गलत होगा तो चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड एक एक सबूत, एक एक प्रूफ है। कैसे मेरे परिवार को पुलिस ने प्रताड़ित किया, 2.5 महीने तक CIA की CID की टीम में मेरे घर के बाहर खड़े। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी गलती क्या है। आप पूछ रहे थे कि किस चीज़ की सज़ा मिली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ की सज़ा मुझे मिली है। मेरे स्टाफ के लोगों को डराया धमकाया गया, वो बेचारे यानी डर के मारे नौकरी छोड़कर चले गए, मेरे ऑफिस को सील कर दिया गया। जो कुछ वो मैक्सिमम कर सकते थे वो मैक्सिमम कर चुके हैं। मैंने ना मैक्सिमम करना है, ना मैंने पहले किया था। मैं पहले भी साधारण था, मैं आज भी साधारण हूं, मैं आगे भी साधारण रहूंगा। और मेरी ये सबसे हाथ जोड़कर अपील भी है, मैं उनको कहना भी चाहूँगा कि किसी भी शख्स का अगर मैंने जाने अनजाने जेल के अंदर, जेल के बाहर दिल दुखाया हो, चाहे वो तहसीलदार मैम थे जिन्होंने ये FIR दर्ज करवाई, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया, लेकिन अगर उनकी नज़र में चाहे वो दबाव में थे या जो भी कारण रहा हो, उन्होंने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। कोई पत्रकार घर से हनुमान जी का पाठ करने के बाद खबर करते हुए किसी को छेड़ने के लिए नहीं जाता, आप भी पत्रकार हैं जानते हैं। लेकिन मेरे ऊपर यह आरोप लगाया, कोई भी पत्रकार किसी बच्चे की मदद पॉक्सो का केस अपने ऊपर दर्ज करवाने के लिए नहीं करता कि उसकी न्यूड फोटो बनाई, उसकी न्यूड वीडियो बनाई, इस तरह के आरोप। मैं समझता हूँ ये गंदगी है, ये पाप है, और पाप की किसी भी खाने में कोई माफ़ी नहीं।